तो साथियों आज अपन राजस्थान का इतिहास नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब राजस्थान का इतिहास में दो शब्द है, एक राजस्थान शब्द है और दूसरा इतिहास शब्द है। अब राजस्थान और इतिहास दो शब्द है, इन दोनों शब्दों का उपयोग करते हुए अपन किससे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि एक शब्द है राजस्थान और दूसरा शब्द है इतिहास। इतिहास शब्द में अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहां पर प्राप्त होता है, ये जानकारी सबसे पहले जरूरी है। तो इस राजस्थान शब्द की जानकारी हमें सबसे पहले अभिलेख में मिलता है। इस एक अभिलेख में मिलती है, उस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ अभिलेख। उस अभिलेख की बात की जाए तो वो अभिलेख कौन सा है, बसंतगढ़ अभिलेख। तो वो एक बसंतगढ़ अभिलेख है और इस अभिलेख के माध्यम से हमें सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस अभिलेख में जिस भूभाग में राजपूत जाति का शासन था, उस भूभाग में वो जो क्षेत्र था, जिस भूभाग में राजपूत जाति का शासन था, उस क्षेत्र का नाम है वो इस बसंतगढ़ अभिलेख में हमें राजस्थान्यादित्य मिलता है। राजस्थान्यादित्य, तो राजस्थान्यादित्य नाम से हमें उल्लेख प्राप्त हुआ और उस उल्लेख में लिखा हुआ था कि जहां जहां पर राजपूत जाति का शासन है वो क्षेत्र राजस्थान्यादित्य कहलाता है। ये प्राचीन काल का एक उल्लेख अभिलेख। फिर दूसरी बात अपन को ये तो जानकारी 6वीं शताब्दी ईस्वी में मिला, यानी आज के समय का एक अभिलेख था। इसके बाद दूसरी हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान शब्द जिस भूभाग में राजपूत जाति के लोग रहते हैं उस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द कहां से आया। तो दूसरी बार 1800 ईस्वी में बात की जाए तो जो मराठे थे, इस मराठों का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने अपनी एक पुस्तक में जिस भूभाग में राजपूत जाति के लोग रहते हैं उस भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया और जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द का नाम था राजपूताना। तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान का क्या नाम था, तो आपको ध्यान रखना उस विद्वान का नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कब किया, तो 1800 ईस्वी। इसके बाद अपन को ध्यान रखना है कि 1829 ईस्वी में एक अंग्रेजों का गवर्नर यहाँ जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहा, जिसे घोड़ों के बाबा के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए इस भूभाग के लिए जहां पर राजपूत जाति का शासन है उस भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द का नाम था राजस्थान या राजस्थान। तो पहले तो एक शब्द दिया राजस्थान, फिर इसी भाग को कहा कि ये राजस्थान या राजस्थान है जिस भूभाग में राजपूत जाति के लोग रहते हैं या जहां पर राजपूत कम्युनिटी का अधिकांश भूभाग पर शासन है वो क्षेत्र कहलाता है राजस्थान या राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और उस पुस्तक का नाम था द एनल्स। पुस्तक का क्या नाम था, तो पुस्तक का नाम याद रखना है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज The Annals and Antiquities of Rajasthan. The Annals and Antiquities of Rajasthan. तो किस पुस्तक में वो राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो इस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक किसकी थी, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि इस पुस्तक के लेखक है वो कर्नल जेम्स टोड थे। दूसरा शब्द इतिहास है और इतिहास शब्द को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक शब्द अपन पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान का इतिहास, दूसरा अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, एक अपन पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो इन तीनों शब्दों का उपयोग या इतिहास को अपन 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथियों पहला भाग तो अपन को ये याद रखना है कि राजस्थान शब्द कहां से आया, इतिहास शब्द कहां से आया। फिर अपन को राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान का
इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अब मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपन क्या पढ़े, तो मध्यकालीन राजस्थान में राजस्थान अनेक रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान किसी एक भूभाग नहीं था, एक राज्य नहीं था। राज्य तो आधुनिक काल में जाकर के बना, जब एकीकरण हो गया था तब इसका नाम राजस्थान बना। लेकिन उससे पहले मध्यकाल में यह भूभाग रियासतों के रूप में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों के रूप में विभाजित। तो वो रियासतें कौन कौन सी थी, तो उनमें सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय रियासत थी उस समय की, उस रियासत का नाम था मेवाड़ रियासत। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे, और जब आधुनिक काल में जाएंगे तब तक 19 रियासतें हैं। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो उनमें से वो सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय मध्यकाल में रियासत रही तो वो मेवाड़ रियासत थी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ रियासत का इतिहास। अब मेवाड़ रियासत का इतिहास सबसे पहले अपन जानेंगे। तो मेवाड़ रियासत के इतिहास से पहले अपन को जानना होगा कि मेवाड़ मध्यकाल में किस भूभाग को कहा करते थे। मेवाड़ किस भूभाग को मध्यकाल में मेवाड़ क्षेत्र का नाम से जाना जाता था, वो भूभाग कौन सा था। इस भूभाग की बात की जाए तो वर्तमान में वह क्षेत्र मुख्य रूप से वो चित्तौड़गढ़ जिला, दूसरा बात की जाए तो उदयपुर जिला, तीसरी बात की जाए तो राजसमंद जिला, और चौथा भीलवाड़ा, और पांचवा प्रताप। वर्तमान में इन जिलों वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता था, पहले मध्यकाल में इसी क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। मध्यकाल में इसी क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था जो प्राचीन काल से स्थापित था। प्राचीन काल में यहाँ पर एक वो अपन जनपद काल पढ़ते हैं महाजन का, वहां पर इस समय यहाँ पर एक सिवी जनपद था जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र कहलाता था मुख्य रूप से। तो इस भूभाग के बाद अपन को ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा था, मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा। तो मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र में 5 जिले कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। इन 5 जिलों के नाम याद रखना। फिर अपन को दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मेवाड़ का प्राचीन काल में इस भूभाग को क्या कहते थे, तो इसका प्राचीन काल में नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवीजन। ये 3 नाम याद रखने हैं कि इसे 3 नामों से जाना जाता था, और वो 3 नाम कौन कौन से, मेदपाट, प्रागवाट और सिवीजन। मेदपाट, प्रागवाट और सिवीजन पर इन 3 नामों से इन्हें जाना जाता था। फिर अपन को याद रखना है कि मेवाड़ के इतिहास का बात अपन चर्चा कर रहे हैं तो इतिहास में कोई न कोई राजा होगा। तो मध्यकाल में राजाओं का इतिहास था। तो राजाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जिस राजवंश का शासन था राजपूतों की एक राजवंश था, उस राजवंश का नाम था गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश है, गुहिल राजवंश। तो मेवाड़ में किस राजवंश का शासन था, तो वो अपन को ध्यान रखना है, मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था। अब अपन गुहिल राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे। तो गुहिल राजवंश की बात की जाए तो ये एक छोटा कोई राजवंश नहीं था। गुहिल राजवंश वो कि भारत में कुल मध्यकाल में 24 शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। तो राजस्थान में मध्यकाल में गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं, 24 शाखाएं। उन 24 शाखाओं में से जो सबसे प्रसिद्ध शाखा थी वो अपने मेवाड़ की शाखा, सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ के जो गुहिल थे वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। मेवाड़ के गुहिलों के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश। तो मेवाड़ का गुहिल वंश विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला। तो आपको पूछा जाए तो विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश कौन सा है, तो विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कोई राजवंश है तो उस राजवंश का अपन को नाम याद रखना है, वो कौन सा, गुहिल राजवंश।
अब गुहिल राजवंश में वो संस्थापक कौन थे, तो उस संस्थापक का नाम याद रखना है गुहादित्य। गुहिल राजवंश का यदि संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन है, तो वो अपन को ध्यान रखना है कि गुहादित्य गुहिल राजवंश का संस्थापक था। अब अलग अलग सन बताती है, पुस्तकें कहती है कि गुहादित्य ने वो गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। फिर दूसरी बात अपन को याद रखना है कि मेवाड़ के गुहिल वंश के जो राजा थे वो अपने एक उपाधि का प्रयोग करते थे गुहिल वंश के राजा, और उस उपाधि का नाम था हिंदुआ सूरज। तो गुहिल वंश के राजा जिस उपाधि का प्रयोग करते थे उस उपाधि का क्या नाम था, हिंदुआ सूरज। तो हिंदुआ सूरज उपाधि का प्रयोग करने वाला राजस्थान का कौन सा राजवंश, तो गुहिल राजवंश, जो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है। फिर अपन ने मेवाड़ के गुहिल राजवंश के पहले राजा के बारे में पढ़े। प्रथम राजा कौन था, तो पहला राजा बना, प्रतापी शासक बना, उसका नाम था बप्पा रावल। तो गुहिल वंश का पहला प्रतापी शासक बना, उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का अपन को नाम याद रखना है बप्पा रावल। रावल उपाधि का उपयोग करते थे, बप्पा व्यक्ति था। तो बप्पा रावल जो रावल शाखा का पहला व्यक्ति था, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मेवाड़ का गुहिल वंश का पहला प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक जिसने राजवंश स्थापित किया, ऐसा व्यक्ति प्रथम प्रतापी शासक। ऐसा बताया जाता है कि ये अपने गुरु के आश्रम में रहता था। इनके गुरु का नाम था, वो था हरित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था। हरित ऋषि के दरबार में रहा करता था और हरित ऋषि के दरबार में रहकर गाय चराने का काम करता था। ऐसा बताया जाता है कि चित्तौड़ में मौर्य राजवंश का शासन था और मौर्य राजवंश का राजा मान मौर्य था। मान मौर्य वो गुहिल वंश, मान मौर्य चित्तौड़ में राज कर रहा था और उस समय वो हरित ऋषि दरबार में जाता है और हरित ऋषि का मान मौर्य के द्वारा अपमान किया जाता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए हरित ऋषि अपना जो ग्वाला था, जो गाय चराने का काम करता था, उसे राजवैद्य की शिक्षा देता है तथा राजवैद्य में योग्य व्यक्ति बनाता है और कहता है कि तुझे राज स्थापित करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि बप्पा रावल को इन्होंने सैन्य शिक्षा दी, राजवैद्य की शिक्षा प्रदान की और इसके साथ ही इन्होंने अपने आशीर्वाद दिया। और इन्होंने बप्पा रावल ने हरित ऋषि अपने गुरु के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का शासक था मान मौर्य। तो मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ में राजवंश, गुहिल राजवंश की स्थापना की। तो गुहिल राजवंश स्थापित करने वाला पहला कोई शासक था, वो कौन था, कब स्थापना की, तो 734 ईस्वी में स्थापना की और स्थापना करने वाला पहला कोई शासक था तो उसका नाम बप्पा रावल था। अब इस राजवंश की स्थापना तो वो बप्पा रावल के द्वारा कर दी गई और बप्पा रावल ने जब राजवंश की स्थापना की तो अब राजधानी भी स्थापित करनी थी। तो इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाया, वो क्षेत्र था नागदा। नागदा को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया तथा नागदा में वो शिव जी का मंदिर बनवाया, यानी एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण नागदा में किसने करवाया, बप्पा रावल ने। कहां पर करवाया, नागदा में। तो नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किया। अब एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे वो स्वयं को राजा नहीं मानकर एकलिंग नाथ जी को राजा मानते थे तथा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। तो कौन सा राजवंश है जो राजा तो एकलिंग नाथ जी को मानता था तथा अपन स्वयं को वो अपना दीवान मानता था या एकलिंग नाथ जी का दीवान मानता था, तो वो गुहिल राजवंश है और इसका पहला शासक है वो बप्पा रावल, जिसने वो एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया नागदा में तथा वो स्वयं को वो दीवान घोषित किया, स्वयं को गुहिल वंश का यानी एकलिंग नाथ जी का दीवान माना। इसके अलावा इन्होंने वो
इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से चित्तौड़ वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम में वो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? तो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। तो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत वो सर्वप्रथम करने वाला कोई पहला राजा था, उस राजा का क्या नाम था? बप्पा रावल। तो ये बप्पा रावल के बारे में कहानी थी। इसके बाद दूसरा अपन गोहिल वंश का कोई राजा पढ़ेंगे, जो बड़ा राजा हुआ, उस राजा का नाम था बप्पा अलट। बप्पा अलट। तो गोहिल वंश का दूसरा जो राजा बना, उस राजा का नाम था बप्पा अलट। या इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो बप्पा अलट का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा अलट का ही वास्तविक नाम था आलू रावल। वास्तविक नाम तो इसका आलू रावल था, लेकिन इन्होंने इसका वो लोकप्रिय नाम था वो बप्पा अलट था। फिर दूसरी बात अपन को याद रखना है कि वास्तविक नाम तो इसका आलू रावल था, लेकिन इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो इनके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि इन्होंने एक हुण राजकुमारी थी हरिया देवी। हुण राजवंश की एक राजकुमारी थी हरिया देवी। हरिया देवी किस राजवंश की थी? तो उसका अपन को याद रखना है कि हुण राजकुमारी, हुण राजवंश की थी। तो हुण राजवंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम हरिया देवी था, और हरिया देवी ने ही सर्वप्रथम वो इस बप्पा अलट ने हरिया देवी के साथ शादी की, इसलिए हरिया देवी को राजस्थान की पहली विदेशी बहू कहा जाता है। राजस्थान की पहली विदेशी बहू के नाम से लोकप्रिय कोई महिला है, तो उस महिला का क्या नाम? तो वो महिला कौन है? हरिया हुण राजवंश की राजकुमारी थी, हुण राजकुमारी थी, जिसने वो बप्पा अलट के साथ विवाह किया। इसके अलावा बप्पा अलट के बारे में दूसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सर्वप्रथम आहड़ को राजधानी बनाया। तो आहड़ को है वो मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन? बप्पा अलट। इसके अलावा इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला कोई शासक था, तो उस शासक का क्या नाम? तो वो बप्पा अलट ही। ये मुख्य रूप से अलट के बारे में बातें याद रखना। फिर इसके बाद अगला राजा वो रावल जेतर सिंह। अब रावल जेतर सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जेतर सिंह का परिचय क्या है? तो जेतर सिंह के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जेतर सिंह का काल मेवाड़ के गोहिल वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ के गोहिल वंश का स्वर्ण काल किस राजा का शासनकाल कहलाता है? जेतर सिंह का शासनकाल है। कौन से राजा का शासनकाल है? जेतर सिंह। जेतर सिंह नाम का एक राजा था, उसका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। अब स्वर्ण काल क्यों? क्योंकि इसी के समय सर्वाधिक विकास हुआ। मेवाड़ में गोहिल वंश का सर्वाधिक विकास किस राजा के समय हुआ? जेतर सिंह के समय। इसलिए जेतर सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। दूसरी बात याद ये रखनी है कि जेतर सिंह के समय एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध है वो जेतर सिंह के समय हुआ। और भूताला का युद्ध कब हुआ? तो ये अपन को याद रखना है कि 1227 ईस्वी में हुआ। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में किन किन के बीच में हुआ? तो एक तो वो जेतर सिंह था, कहां का शासक? तो जेतर सिंह मेवाड़ का शासक था। जेतर सिंह के बारे में याद रखना है कि यह मेवाड़ राजवंश का वो गोहिल वंश का शासक था। और किन किन के बीच में हुआ? तो वर्सेज अपन को ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश के बारे में याद है रखना है कि यह दिल्ली का सुल्तान था। उस समय कहां का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान। और इस युद्ध में वो भूताला के युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था तथा इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? जेतर सिंह। फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखनी है कि इस युद्ध की हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो एक विद्वान हुआ जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हमीर मधमंडल।
हमीर मदमद, जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मदमद। तो हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई और इस हमीर मदमर्दन पुस्तक में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इल्तुतमिश को है वो किसने हराया था? जैतर सिंह। हमीर मदमर्दन का मतलब यहाँ हमीर का मतलब इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के मद को है वो चकनाचूर करने वाला कोई शासक था, तो उसका क्या नाम था? जैतर सिंह। ये अपने जैतर सिंह के बारे में याद रखें। अब जब इल्तुतमिश युद्ध में हार जाता है तो हारने के बाद जब वापस दिल्ली की ओर भाग रहा था तो भागते हुए उन्होंने नागदा को लूट लिया, नागदा को लूट लिया। तो नागदा को लूटने वाला कौन व्यक्ति? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश ने नागदा को लूट लिया था तो दूसरी मेवाड़ की नई शक्तिशाली राजधानी की आवश्यकता थी और उस राजधानी को बनाने वाला वो राजधानी थी चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। तो इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। अब कोई बंदा जो चित्तौड़गढ़ की राजधानी प्राचीन काल में बना रहा, जो आधुनिक काल तक मेवाड़ की राजधानी रहा, वहां पर सबसे बड़ा किला स्थित है आवासीय। उस स्थान के बारे में यदि बात हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि या सर्वाधिक शासन या सर्वाधिक विकास इन्हीं के समय हुआ होगा। तो ये था इस तो जैतर सिंह का काल। जैतर सिंह ने सर्वप्रथम है वो किसको राजधानी बनाया? जैतर सिंह ने सबसे पहले वो चित्तौड़ को राजधानी बनाया। ये बात जैतर सिंह के बारे में। अगला राजा अपन रावल शाखा का अंतिम राजा पड़ेगा, रावल रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये रावल शाखा का अंतिम राजा था, रावल उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा, रावल उपाधि वाला गुइल वंश का अंतिम राजा। तो रावल उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन? तो उस राजा का नाम है रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कि इनका एक छोटा भाई था, उस भाई का नाम था कुंभकर्ण। जब बड़ा भाई राजा बन गया तो छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया। भाई ने कहा कि मैं तो पहाड़ी वाले या हिमालय वाले क्षेत्र में जाऊंगा और वहां पर राज करूंगा। तो नेपाल चला गया कुंभकर्ण और नेपाल में गुइल वंश की राणा शाखा का राज स्थापित किया। तो नेपाल में राणा शाखा का राज स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना है कुंभकर्ण। किसका भाई था? रावल रतन सिंह का भाई था। रावल रतन सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका विवाह वो रानी पद्मिनी के साथ हुआ। पद्मिनी। अब रानी पद्मिनी के बारे में आप काफी परिचित होंगे कि रानी पद्मिनी कौन थी। तो रानी पद्मिनी के साथ विवाह हुआ। रानी पद्मिनी कौन थी? तो इस रानी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इतिहास में लोकप्रिय रानी रही है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर एक पद्मिनी नामक मूवी भी बनी जो ज्यादा हिट हुई थी, या जिसका वो राजपूत कम्युनिटी के लोगों ने विरोध किया था। हालांकि राजस्थान के है वो इतिहास की बात है, राजस्थान के स्वाभिमान की बात है, तो इसलिए सभी जाति के लोगों ने इसका विरोध किया था। तो पद्मिनी नामक जो रानी थी, इसके साथ रावल रतन सिंह का विवाह हुआ। ये रानी कौन थी, कहां की रहने वाली थी? तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप कौन सा? तो वर्तमान में श्रीलंका वाला क्षेत्र सिंहल द्वीप कहलाता। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके जो पिता थे उनके नाम था गंधर्व। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी जिनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, जबकि जो माता थी उस माता का पद्मिनी के माता का नाम चंपावती था। अब रानी का ये परिचय है। इस रानी पद्मिनी के बारे में और पढ़ा जाए तो इस रानी पद्मिनी के बारे में जब रानी पद्मिनी को वो विवाह के बाद चित्तौड़ लाया गया तो उस समय चित्तौड़ में सबसे इंपॉर्टेंट की वहां पर एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण रहा करता था। रावल रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण रहा करता था
और राघव चेतन नाम का ब्राह्मण इनके दरबार में रहता था, राव रतन सिंह के। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार वो उनके और रानी जी के बीच में अनबन हो जाती है, इसलिए रानी कहती है कि राघव चेतन को निकाल दिया जाए। और रानी के कहने पर है वो राव रतन सिंह राघव चेतन नामक ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जब राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया गया तो ये वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम रानी पद्मिनी की सुंदरता के बाद बताता है। तो सुंदर महिला थी, तो इसकी सुंदरता के बारे में कोई बताने वाला पहला व्यक्ति हुआ, तो उसका क्या नाम, राघव चेतन। किसको बताता है, अलाउद्दीन खिलजी को बताता है। अब अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ रहे तो इन्होंने सर्वप्रथम वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर हुआ। 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। जब ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, इस समय वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण कौन कौन से थे। सबसे पहले अपन कारण की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण कौन कौन से थे। सबसे पहले अपन को पहला कारण याद रखना है कि वो खिलजी जो सुल्तान वंश का एक शासक था, वो चाहता था कि संपूर्ण भारत पर मेरा राज स्थापित होना चाहिए। इसलिए उसको राज स्थापित करने से पहले जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था उसको जीतना अति आवश्यक था, क्योंकि मेवाड़ व्यापारिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र था। और जब खिलजी राजवंश की सेना गुजरात वाले क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए जाती थी तो उसे वापस मेवाड़ से होकर गुजरना होता था और मेवाड़ वाले उसको रोक लिया करते थे या उनकी धन संपदा को लूट लिया करते थे। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो उनका वो आक्रमण करने का पहला कारण था साम्राज्य विस्तार की नीति। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरे कारण की बात की जाए तो व्यापारिक नीति। दूसरा, इसका व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तीसरी बात की जाए तो मेवाड़ का बढ़ता हुआ साम्राज्य, मेवाड़ का बढ़ता हुआ साम्राज्य। और चौथे बात की जाए तो एक रानी पद्मिनी की सुंदरता। ऐसा बताया जाता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण के समय वो केसरी, वो चित्तौड़ का पहला साका हुआ। आक्रमण के समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ। आक्रमण के समय वो चित्तौड़ का पहला साका। अब साके में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो होता है केसरिया, और राजा केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, उसे केसरिया कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है जोहर। जब रानी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अग्निकुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेती है या अग्निकुंड में कूदकर अग्निदाह कर देती है, और जगनी का जलता हुआ कुंड अपनी रानियों के साथ कूदकर अपने शरीर को दहन कर देती है, उसे कहते हैं जो। तो इस पहले साके के समय केसरिया राव रतन सिंह द्वारा किया गया, जबकि जोहर की बात की जाए तो जोहर रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया। रानी पद्मिनी है वो अपनी कुछ साथियों के साथ, अपनी कुछ साथिनी के साथ या अन्य रानियों के साथ वो अग्निकुंड में कूद जाती है, जबकि
रावण रतन सिंह के स्त्री अवस्था धारण करते और लड़ते हुए भी गति को प्राप्त होता है। रावण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद यह किला अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार करने के बाद अपने पुत्र खिजर खान को सौंप देता है और खिजर खान को चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है? खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम है वो खिजराबाद है, वो खिजर खान ने किया था या अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र के द्वारा किया गया था 1303 के आक्रमण के बाद। ये बातें आज तक अपन ने पढ़ी। इससे बाद अगला इतिहास अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, आज इतना।